अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण में अभी कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि कवर करेंगे आज हम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा बेंजोइलीकरण। देखो, बेंजोइलीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेंजोइलीकरण जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कल हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था एस्टरीकरण। अगर आपको याद हो तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एस्टर का निर्माण कर रहे थे, है ना। यानी हम वहाँ पे क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड हमने एक बार लिया था, अम्ल क्लोराइड एक बार लिया था। इस तरीके से तीन हमने क्या लिए थे, अभिकारक लिए थे। जब उनकी अभिक्रियाएं हमने करवाई थी अल्कोहल के साथ, यानी फिनॉल, यहाँ पर हम फिनॉल लेके चल रहे हैं, जब हम फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे थे तो हमारे एस्टर का निर्माण हो रहा था। तो आपको एक रिएक्शन याद होगा, मैं वो रिएक्शन लिख देती हूँ कि हमने कल पढ़ा था कि इस तरीके से मैं ले लेती हूँ फिनॉल। इस तरीके से मैं क्या ले लेती हूँ, फिनॉल। जब हम इस फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे थे अम्ल क्लोराइड से, यानी CH3COCl से, ठीक है, तो हो क्या रहा था वहां पर कि जो हमारा H है वो Cl के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये H जो है वो इस Cl के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाता है, मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। तो ये इस तरीके से किसका निर्माण हो रहा था, हमारे एस्टर का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस चीज को। क्या बन रहा है देखो, इस बेंजीन रिंग को मैं क्या लिख सकती हूँ, C6H5 लिख सकती हूँ, ठीक है। C6H5 यहाँ पर COO, मैंने इसको किस तरीके से लिखा, COO, और ये क्या आ जाएगा आपके पास CH3, ठीक है, क्योंकि ये HCl तो बाहर निकल चुका है। इस तरीके से हमने क्या किया था, एस्टरीकरण किया था, यहाँ पर हमने निर्माण करवाया था एस्टर का, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद इसलिए दिलवा रही हूँ क्योंकि आज का जो हम बेंजोइलीकरण पढ़ने वाले हैं वो इसी से मिलता जुलता है। बस फर्क ये है कि हमने यहाँ CH3 लिया है, बेंजोइलीकरण के अंदर हम CH3 की जगह C6H5 लेंगे। क्लियर बात, सेम यही रिएक्शन है, बस हमें CH3 यानी मैथिल की जगह पर बेंजीन ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेना है, मैं इस तरीके से लिख देती हूँ C6H5OH प्लस में मैं लूंगी C6H5 देन COCl। क्लियर बात। तो जब हम इनके बीच रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये चीज अलग है, इसके साथ मत मिक्स करना, ठीक है। तो जब हम इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, देखो सेम वही प्रोसेस के जो हमारा H है वो Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में, HCl की फॉर्म में। क्या क्या हमारे पास बच गया है, C6H5, यहाँ पर देखो COO C6H5, ठीक है। इसे मैंने बोलेंगे बेंजोइड, फेनिल बेंजोइड बन गया है हमारे पास। तो ये और ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि इस रिएक्शन को तो हमने नाम दिया था एस्टरीकरण, इसको हमने नाम क्या दिया था, एस्टरीकरण, क्योंकि एस्टर की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे सीधे CH3 मैथिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर हमारा बेंजीन ग्रुप है दोनों तरफ, तो इसे हम बोलते हैं बेंजोइलीकरण। क्लियर होती है बात। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, फर्क है सिर्फ मैथिल ग्रुप का, मैथिल की जगह यहाँ बेंजीन ग्रुप हम लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट रिएक्शन। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण। वो क्या है हमारा, ऑक्सीकरण। अब हमें क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है, यानी ऑक्सीडेशन करवाना है। अब जो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं, पहली बात रासायनिक अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं, फिनॉल की, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका होगा, फिनॉल का होगा। ये मैंने ले लिया इस तरीके से फिनॉल। जब हम इस फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये ऑक्सीकरण जो है इसके प्रेजेंस में होता है Na2Cr2O7 सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में हम जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो होगा क्या कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग है इसमें
यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। देखो आप सभी को पता है कि ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। इसमें दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, एक अलग से ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, और जो इसमें हाइड्रोजन पहले से मौजूद था वो बाहर निकल रहा है। तो टू टाइप्स आप बोल सकते हो कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोक्विनोन। इसको अपने क्या बोलेंगे? बेंजोक्विनोन। क्लियर है बात? तो ये है बेंजोक्विनोन। क्लियर होगी बात? तो ये था आपके पास फर्स्ट रिएक्शन, ये हो गया आपके पास सेकंड रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि जब हम कोई भी रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे मान लो हमने बेंजीन रिंग की अभिक्रिया या फिनॉल यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, फिनॉल की अभिक्रिया किसी भी यौगिक से करवाते हैं, चाहे आपका नाइट्रिक अम्ल हो, चाहे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो, या कोई भी आपका ग्रुप हो, चाहे आपका -I इफेक्ट वाला ग्रुप हो, चाहे आपका +I इफेक्ट वाला ग्रुप हो, हर बार आपके जो भी ग्रुप होते हैं वो हमेशा या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ते हैं या पैरा पोजीशन पे जुड़ते हैं। क्लियर बात? देखो फॉर एग्जांपल पहले मैं समझा देती हूँ इस चीज को। मैं यहाँ पे पहले आपको रीडिंग राइट करके बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल समझो कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन ले लिया, थर्ड नंबर रिएक्शन नाइट्रीकरण। थर्ड नंबर रिएक्शन मैंने क्या ले लिया? नाइट्रीकरण। यानी हम क्या कराएंगे? फिनॉल का नाइट्रीकरण करवाएंगे। देखो होता क्या है, मैंने यहाँ पे ले लिया है फिनॉल, इस तरीके से ये क्या है मेरे पास? फिनॉल। जब फिनॉल की रिएक्शन HNO3 से करवाया जाता है, ठीक है, किससे करवाया जा रहा है? HNO3 से, मतलब नाइट्रिक अम्ल से करवाया जाता है। तो होता क्या है, और टेम्परेचर याद रखना आपको, 298 केल्विन ताप पर करवाया जाता है। तो होता क्या है कि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो या तो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, यानी इस जगह पर, या फिर आपका इस तरीके से जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो आपका कहाँ लगता है? पैरा पोजीशन पे। आपने ये चीज बहुत बार रीड किया होगा कि जो हम ग्रुप जोड़ रहे हैं ना वो या तो ऑर्थो पे लग रहा है या पैरा पे। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि कई बच्चों को नहीं पता होगा। देखो ये जैसे बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने ये जोड़ दिया OH, तो ये बन गया फिनॉल, ठीक है। अब इस फिनॉल के साथ वाले जो कार्बन होते हैं इन्हें बोला जाता है ऑर्थो कार्बन। इन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्थो। ऑर्थो के साथ वाले कार्बन को बोला जाता है मेटा कार्बन। क्या कहा जाता है इसे? मेटा कार्बन। और मेटा के साथ वाले कार्बन को क्या कहा जाता है? आपका पैरा कार्बन। क्लियर बात? तो ये 3 चीजें याद रखना है। और आप जब रिएक्शन करवाते हो तो आप बेसिकली यही देखते हो कि जो हमारे ग्रुप होते हैं वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे, इट मींस या तो इन जगहों पर, या फिर पैरा पोजीशन पे, इट मींस इस जगह पर जाके जुड़ता है। मेटा पोजीशन पे ये नहीं जुड़ता। अब इसके पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहले रिएक्शन को समझ आ गई होगी कि जब हमने फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 से करवाई 298 केल्विन टेम्परेचर पर, होता क्या है कि जो, अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें बाहर निकली है। यहाँ आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपकी 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वाटर के रूप में निकल जाता है। यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ -H2O। किसकी फॉर्म में बाहर निकल गया? वाटर की फॉर्म में, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर जल के अणु के रूप में बाहर निकल गया। बच क्या गया आपके पास? बच गया NO2। अब ये जो NO2 बचा है, सभी को समझ आता है 3 ऑक्सीजन है, 3 में से अगर एक ऑक्सीजन गया तो 2 बच गया। तो ये जो 2 ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन बचेगा, ये दोनों जो है, सॉरी यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम ये फिनॉल तो वैसे का वैसे ही है। हाँ, आपका डाउट भी सही है। दोबारा सुने, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन जाता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन जाता है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जो है वो OH बन गया, लेकिन यहाँ पे जल का अणु बाहर निकल रहा है, इट मींस एक हाइड्रोजन और इसे चाहिए। अब बात आती है कि एक हाइड्रोजन जो ये और ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? आपको पता है यहाँ प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रत्येक कार्बन के साथ अगर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर मान लो यहाँ से कोई ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ेगा, वैलेंसी जब तक फ्री नहीं होगी तब तक वो कैसे जुड़ेगा? कहने का मतलब है कि हम इसको बार बार शो नहीं करते, पर हमें पता है प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन गया, तो यहाँ बचा क्या?
NO2 बचा ना। अब ये NO2 जब किसी भी पोजीशन पे जाके जुड़ेगा तो वहां से पहले बंध टूटेगा, यहाँ से बॉन्डिंग फ्री होगी तभी जाके NO2 जुड़ेगा ना। यानी ये जो NO2 जहां जाके जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन को फ्री होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जो है वो जल के अणु के रूप में बाहर निकलने के लिए एक हाइड्रोजन का ही वेट कर रहे थे, और जैसे ही नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो साथ वाले हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा और ये जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। और अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे नहीं जुड़ेगा, अगर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो पैरा वाला हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा और यहाँ पर NO2 आके जुड़ जाएगा। मैं भी, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसे अपने बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप और ये पैरा पोजीशन पर है। अब आते हैं हमारा जो ये था पहले डाउट कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी कंपाउंड लेते हैं वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या फिर पैरा पोजीशन पे, इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो, आप लोगों ने अनुनादी संरचनाएं वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, इतनी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि कई सारे डायग्राम हम कर चुके हैं अनुनादी संरचनाओं से लेकर, ठीक है। बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर होता क्या है। अनुनादी संरचनाओं के अंदर ना, ये मेरे पास आ गया एक साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया मेरे पास दूसरा, यहाँ पे बना देती हूँ मैं तीसरा, देन यहाँ बना देती हूँ मैं चौथा और यहाँ बना देती हूँ मैं पांचवा। देखो इधर स्पेस नहीं था तो मुझे ऐसे बनाना पड़ा, और ये करवाया हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। तो आपने देखा था यहाँ पर आपका OH था, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड के साथ दोबारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके ऊपर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन पे इस पे क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज। इन तीनों डायग्राम में प्लस चार्ज। और क्या होता है आपका इस डायग्राम में यहाँ पर माइनस, इस डायग्राम में यहाँ पर माइनस, और इस डायग्राम पे आपका माइनस आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा आपका समझा हुआ है, मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, देखो यहाँ पर ये माइनस चार्ज की जगह है और यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। मैं जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि ये किया हुआ है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर जिस बच्चे ने नहीं किया तो वो क्लियर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड की जगह नेक्स्ट वाले डायग्राम में होता क्या है कि ये जो माइनस चार्ज, ये आपका माइनस चार्ज इधर चला गया और यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से है, यहाँ पर ये माइनस चार्ज इधर, माइनस चार्ज यहाँ बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर ये माइनस चार्ज के रूप में चला जाता है। तो बॉन्ड आपका एक यहाँ पर है, फिलहाल यहाँ पर है। और नेक्स्ट वाले में क्या होता है, आपका माइनस चार्ज जो है वो आ जाता है यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है ये खिसक जाता है यहाँ पर, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको अनुनादी संरचना दिखाई देती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका बेंजीन रिंग जो है वो दोबारा बन जाता है और इसके ऊपर दोबारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर कराया हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पहले वाली वीडियो देख लोगे तो वापस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे माइनस चार्ज है वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे है या फिर पैरा पोजिशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे है या फिर पैरा पोजीशन पे, क्या मेटा पोजीशन पे आपको एक भी माइनस चार्ज दिखाई दे रहे हैं किसी भी डायग्राम में। आप बोलोगे मैम नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। तो यही रीजन है कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं अनुनादी संरचनाओं में वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं या फिर पैरा पोजीशन पे। यानी इन कंडीशनों में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है, क्या चीज बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन घनत्व या तो ऑर्थो पोजीशन पे होता है या फिर पैरा पोजीशन पे। इस कारण से जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, अब आपको पता है नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। बेसिक बातें हैं, बताई हुई है, बट थोड़ा सा जिनको नहीं समझ आ रहा कोशिश करना कि समझ ले, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे लेवल अप होता है, इसीलिए साइंस के अंदर एक खास बात ये है कि अगर आप
आपने पीछे वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं किए, आपने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए, तो आप नेक्स्ट वाले चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पहले वाले चैप्टर करो, उसके बाद वाले। जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे तैयारी, उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी तक अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर जिस हिसाब से डेट आपकी आई है एग्जाम की, वो आपका मई तक का आया है। ठीक है, एक बार तो आपके पास टाइम है, टाइम कम भी, मैं बोलूँगी टाइम कम भी है और टाइम है भी, तो ये मत सोचना कि कुछ नहीं हो पाएगा, इनफ टाइम है। अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, और अगर आप ये सोच के बैठ जाते हो बहुत टाइम है बाद में पढ़ लेंगे, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, जो जिस हिसाब से सोचता है उस हिसाब से मैंने उसको जवाब दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे है या फिर पैरा पोजीशन पे। यही रीजन है कि जो हम रिएक्शंस करवाते हैं उसमें जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जो हमारे अभिकारक होते हैं, वो उत्पाद के रूप में या तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेंगे या फिर पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ते। बात क्लियर होगी। ठीक है, अब सेम इसी जैसे एक और रिएक्शन है। ठीक है, वो भी नाइट्रीकरण का ही है, लेकिन क्या होता है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बताई मैंने, फिनॉल की अभिक्रिया जब हम 3HNO3 से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, 3HNO3 से, तो यहाँ पर देखो मैंने एक HNO3 लिया तो मुझे एक नाइट्रो ग्रुप मिला। ठीक है, अगर मैं 3 लेती तो मुझे 3 नाइट्रो ग्रुप मिलेंगे, और 3 नाइट्रो ग्रुप किस तरीके से बंध बनाते हैं देखना, ये आ गया मेरे पास फिनॉल, इस तरीके से ये हमारे पास फिनॉल, और यहाँ पे हमारा NO2, यहाँ पे हमारा NO2, और देन यहाँ पे NO2, यानी इस तरीके से 3 NO2 जो है वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि 3 HNO3 लिए हैं तो 3 NO2 मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये भी हमारा नाइट्रीकरण का ही प्रकार है, लेकिन इसमें हमने कितने HNO3 लिए थे, एक, इसमें हमने कितने लिए हैं, 3। ये जो आपकी संरचना बन रही है इसे कहा जाता है पिक्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है इसे, पिक्रिक अम्ल। तो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये है हमारा पिक्रिक अम्ल। तो आई थिंक ये जो मैटर अभी तक मैंने बताया है ये समझ आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने ले लिया होगा पहले वाले टॉपिक का स्क्रीनशॉट। अब देखो इसको थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज के साथ लिख दिया है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो फिनॉल होती है वो क्यों देती है, क्योंकि ये अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करती है। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डायग्राम के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिस कारण से जो आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही संपन्न होती है। तो ये डायग्राम तो यहाँ बना दिया मैंने, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ मैं। फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। यही मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, जिस कारण से यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो व पैरा स्थिति पर देते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखो कुछ रिएक्शन है, तो जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले है यहाँ पर सल्फोनीकरण। सबसे पहले क्या है आपका, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण की बात करें तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सल्फोनिक अम्ल से करवाते हैं, यानी H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन अगर बाहर निकलता है तो क्या बच जाएगा, HSO3। क्या बच जाएगा, HSO3। अब ये जो HSO3 जिस भी जगह पर जाके जुड़ेगा, चाहे वो ऑर्थो पे जाके जुड़े चाहे वो पैरा पे जाके जुड़े, तो वहां का एक हाइड्रोजन वहां के एक हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा, और वो हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में, वाटर की मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, या तो ऑर्थो पे SO3H आ जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर SO3H आ जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ ये चीज आप लोग हाथों हाथ लिख लिया करो। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ब्रोमीनीकरण। अब देखो नाम से पता चल रहा है, नाइट्रीकरण था तो NO2 जुड़ा था, सल्फोनीकरण है तो SO3H जुड़ रहा है, ब्रोमीनीकरण है तो ब्रोमीन जुड़ेगा, सिंपल सा है। देखो ब्रोमीनीकरण के अंदर क्या होता है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया Br2 से करवाते हैं, किसके
प्रेजेंस में कैल्शियम अपने यूं बोलेंगे इसको कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो उस वक्त हमारे पास ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन पे मिलता है या फिर पैरा पोजीशन पे। लेकिन अगर हमने जलीय ब्रोमीन ले लिया और ब्रोमीन की संख्या हमने ज्यादा ले ली तो उस टाइम वही फिनॉल जो है वो हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये बन गया आपका ब्रोमीनीकरण वाला रिएक्शन। दो रिएक्शन है, बहुत इजी है। अपने जब कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करवाते हैं Br2 से तो आपका सिर्फ या तो ऑर्थो पे Br जुड़ेगा या फिर पैरा पे। लेकिन अगर आप ब्रोमीन जल के साथ करवाते हो और वो भी 3 ब्रोमीन, मतलब अपने बोल सकते 6 ब्रोमीन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपके 3 ब्रोमीन आ जाएंगे। और इसमें बाहर क्या निकला, इसमें बाहर निकलेगा HBr, इसमें बाहर क्या निकलेगा HBr, क्योंकि एक Br जो है वो तो या तो ऑर्थो पे जुड़ रहा है या फिर पैरा पे, जहां पे भी जुड़ेगा वहां के हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा। हमने 2 ब्रोमीन लिए हैं, एक बंद बनाएगा तो एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा। ऐसे इस कंडीशन में 3 ब्रोमीन है तो 3 हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहे हैं। हमने टोटल 6 ब्रोमीन लिए हैं तो बाहर कितने ब्रोमीन निकल जाएंगे, यहाँ पर निकल जाएंगे 3 ब्रोमीन 3 हाइड्रोजन के साथ, तो -3 HBr बाहर निकल जाएगा। आई थिंक ये रिएक्शन समझ आ रहा होगा, बहुत इजी रिएक्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर हम 2 पढ़ेंगे पॉइंट। एक तो हम पढ़ेंगे एल्कीनीकरण, एक हम पढ़ेंगे एसिलीकरण। एल्कीनीकरण के अंदर हम फिनॉल के साथ एल्कीन ग्रुप जोड़ेंगे और एसिलीकरण के अंदर हम एसिल ग्रुप जोड़ेंगे। क्लियर बात है। तो यहाँ पर देखो क्या बनता है कि सबसे पहले हम फिनॉल लेते हैं। जब फिनॉल की अभिक्रिया हम CH3Cl से करवाते हैं, यानी अपने बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, ये आपको याद रखना है AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। AlCl3 के प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है कि जो आपका जो CH3 है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर, या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा लाइक ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका CH3 है जिस भी पॉइंट पे जाके जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा और वो हाइड्रोजन साथ वाले क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में, -HCl की फॉर्म में, ठीक है। मैं चाहे तो इस तरीके से लिख सकती हूँ, इस तीर के नीचे -H से लिख दूं, या फिर मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पर मैं ना लिख के, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ना लिख के मैं यहाँ पे साथ में प्लस में HCl भी लिख सकती हूँ। तो दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम कई बार +HCl बोलते हैं, कई बार माइनस बोलते हैं। माइनस का मतलब है या तो आप इस तीर के नीचे लिख दो, इसका मतलब वो चीज आपको बाहर निकल गया, उत्पाद बन गया वो, या फिर आप आगे प्रोडक्ट के साथ इसको जोड़ के बता दो, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका ऑर्थोक्रिसॉल। अगर आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा तो इसका नाम मैंने बताया था, इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल, इसका होता है पैराक्रिसॉल, ठीक है। अब हम करवाते हैं एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सेम वही तरीका कि यहाँ से Cl जाएगा और ये जो COCH3 है ये या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे। समझ आई बात। ये पैरा पोजीशन वाला मैंने पहले लिख दिया, ऑर्थो वाला बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या बाहर निकल रहा है -HCl, और हम ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने अब तक तो स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक आपको आज का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बाकी बच्चे जो है वो वीडियोस को भी पूरा देखा करो। स्किप कर करके अगर आप देखते हो तो जो टॉपिक मैं बता चुकी होती हूँ आप वही क्वेश्चन मेरे से पूछते हो, तो मुझे ये देख के दुख होता है। इट मीन्स आप मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहे, क्योंकि जो टॉपिक मैंने पहले बता दी वीडियो में आप वही क्वेश्चन उठा रहे हो। इट मीन्स आपने वीडियो ढंग से नहीं देखी। वीडियो ढंग से देखोगे आधे से ज्यादा डाउट जो है वो आपके वीडियो से ही सॉल्व हो जाएंगे। आई एम कंफर्म, श्योर हूँ मैं 100% कि आपके बहुत हद तक डाउट जो है वो वीडियो कंप्लीट देखने से ही सॉल्व हो जाएंगे। बट कुछ डाउट अगर रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर रिप्लाई जरूर दूंगी और देती भी हूँ। तो आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।